में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बिहार की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है क्योंकि अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो ही धीरे धीरे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी दलित समागम के जरिए से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लगातार वो इस बात पर जोर डाल रहे थे कि अब वो उस तरह से नहीं रहेंगे बीजेपी के साथ जैसा बीजेपी उनको अभी तक रखती आई है। यानी जो सम्मान चिराग को मिलता है वही सम्मान जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने 28 तारीख को एक रैली का आयोजन किया था, दलित समागम का आयोजन किया गया था। और उस समागम के दौरान जो भी उन्होंने बयान दिए, खासकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब वो सरकार आनी चाहिए, उस सरकार को लाइए जो दलितों के बारे में सोचे। ये जो बयान थे वो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें साइड करने की कोशिश की गई तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार दूरी बना रहे हैं, जिस तरह से सीएम फेस को लेकर घोषणा करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और इस दबाव को बनाने के लिए अब उन्होंने निशांत कुमार को भी आगे कर दिया है। निशांत कुमार को राजनीति में एक्टिव करवाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जो बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जेडीयू कमजोर हो जाएगी, वो सपना अब बीजेपी का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने यह बता दिया है कि मेरे बाद मेरा बेटा पार्टी संभालेगा। यानी उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार कमान संभालेंगे। ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कब होने जा रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चिराग पासवान के बयान की। चिराग पासवान वही जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जिस तरह से वहां पर सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है, सियासत में तूफान आया हुआ है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का क्या रवैया है, किस तरह से वो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं या उनकी क्या चाहत है बिहार में सीट बंटवारे को लेकर, इस सब का इशारा कर दिया है उन्होंने और ये बता दिया है कि सहयोगी अब बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। तो क्या आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या बड़ी घटनाक्रम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? तेजी से जो घटनाक्रम बदलता हुआ हम देख रहे हैं उसमें एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अब चिराग पासवान भी नाराज नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के बयान से ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अंशिता, चिराग पासवान का साफ साफ बयान आ गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी है चिराग पासवान ने और चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है। अभी तक अंशिता बीजेपी ने नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कहा है, जेपी नड्डा ने भी नहीं कहा है और अमित शाह ने भी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है। इस तरीके की बात अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने जबकि साफ तौर पर कहा था कि एनडीए को भी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, उसके बावजूद नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री ने अभी जब नीतीश कुमार के जन्मदिन पर नीतीश कुमार को बधाई दी तब भी प्रधानमंत्री ने ये तो कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि आगे भी आपके नेतृत्व में विकास करेगा और आगे भी आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। यानी ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया कि आगे जो भी कुछ होना है नीतीश कुमार का उसमें स्थान नहीं होगा। और नीतीश कुमार लगातार जो है उनकी पार्टी ये दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए तभी चुनाव में जाया जाए। तो अब ये चिराग पासवान का जो वक्तव्य आया है अंशिता, पहले हम उसे सुन लेते हैं। तो पहले हम चिराग पासवान ने जो कहा है उसे सुनते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनके इस बयान के मायने क्या है जो इस वक्त अचानक से आया है, जब नीतीश कुमार भी नाराज नजर आ रहे हैं, जब जीतन राम मांझी भी नाराज नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस तो लंबे समय से नाराज है, लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनकी नाराजगी की अटकलें आने लगी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी समय समय पर ये बताते रहे हैं कि जो लोकसभा में हुआ वो यहां पर भी होगा, वो यहां पर हम नहीं होने देंगे। ये सब बयान जो उनकी तरफ से आ रहे हैं, इस बीच में चिराग पासवान का भी एक बार फिर तेवर तल्ख होना ये बताता है कि बिहार में बीजेपी के लिए अब आसान नहीं होने वाली है आगे की चुनावी राह। तो पहले चिराग पासवान को हम सुनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे।
भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 तो अभी चिराग पासवान को हम सुन रहे थे। यहाँ पर अमलेंदु जी, बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जो पिछले दिनों इस सवाल पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे, जिस तरह से आपने देखा था कि वो नीतीश कुमार से दूरी बना रहे थे, खासकर उन्हीं के चूड़ा भोज कार्यक्रम, दही चूड़ा भोज का जो कार्यक्रम रखा गया था, नीतीश कुमार वहां पहुंच गए थे और चिराग पासवान वहां उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे, अपने ही घर बुलाकर एक मेहमान का एक तरह से अपमान किया था। और बड़ी बात यह है कि सब जगह इस बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से एक माफीनामा तक नहीं दिया गया था। मतलब उन्होंने इस बात पर गिल्ट या कह सकते हैं खेद भी नहीं व्यक्त किया था कि उनसे ये बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपके घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप मेजबान के तौर पर सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। तो ये तो जवाब बनता ही नहीं है कि वो जल्दी आ गए थे। अगर कोई सीएम पहुंच रहा है तो पूरा प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे होंगे, समय की पहले से जानकारी दे दी गई होगी कि नीतीश कुमार कितने बजे पहुंच सकते हैं, पूरे प्रोटोकॉल का वहां पर पालन किया गया। लेकिन फिर भी चिराग पासवान उस कार्यक्रम, अपने ही घर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। खुद उन्होंने आमंत्रित किया था नीतीश कुमार को और वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। तो इस तरफ इशारा किया गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर चिराग पासवान दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा जब उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, वो इन सवालों से कन्नी काटते हुए दिखाई दिए थे। यानी साफ साफ ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान और नीतीश कुमार को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगी थी कि चिराग पासवान को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हो जाते हैं तो हो सकता है तुम्हें सीएम बना दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान की ज्यादा दिलचस्पी बिहार की पॉलिटिक्स में है, ना कि केंद्र में। वो केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, वो बिहार में रहना चाहते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में जहां ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी आलाकमान के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी आलाकमान के चलते ही वो नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना भी कई जगह उन पर साधते हुए नजर आए, ऐसे में अचानक से चिराग पासवान का ये बयान आना कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं अगर सरकार बनी तो, ये क्या मायने हैं इस बयान के? अचानक से कैसे पलट गया चिराग पासवान का बयान? अंशिता, चिराग पासवान का बयान एकदम से इसलिए पलटा है क्योंकि चिराग पासवान को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी जो कर रही है, जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, बीजेपी वो यहाँ नीतीश कुमार के साथ कर रही है और इसमें कहीं कोई मौका जो है वो चिराग पासवान को मिलने वाला नहीं है। जैसा एकनाथ शिंदे के साथ बुरा बर्ताव करने के बावजूद अजीत पवार को कोई मौका नहीं मिला, तो जबकि अजीत पवार भी इसीलिए गए थे ये कहकर कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बने अजीत पवार भी, लेकिन एकनाथ शिंदे का नुकसान जरूर हो गया। और अब चिराग पासवान को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी करना चाहती है और चिराग पासवान के साथ वही करेगी जो अजीत पवार के साथ किया, यानी कि दोनों की स्थिति जो है वो एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान की अजीत पवार जैसी हो जाएगी, ये उनकी समझ में आ रहा है। तो अब उन्होंने अपना रुख पलटा है और अभी तक तो बीजेपी के वो हनुमान बने हुए थे, मोदी जी के हनुमान बने हुए थे, अब वो हनुमान जी जो है वो बीजेपी की लंका में ही शायद आग लगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। केवल इतना ही नहीं है अंशिता कि उन्होंने सिर्फ एक ये वक्तव्य दिया हो, ये बिहार में उनका वक्तव्य था, कल उनका एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू एक अखबार में प्रकाशित हुआ है और आज उस अखबार की कतरन जो है उन्होंने पोस्ट करते हुए अंशिता एक ट्वीट किया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर उनके पास वो ट्वीट हो तो वो ट्वीट भी जो है दिखाया जा सकता है। हाँ, ये देखिए, ये तो लोक जनशक्ति पार्टी का ट्वीट है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इनकी इस बात का कहा है कि ये है। अंशिता, आप अगर इसको बता सकती हैं। जी बिल्कुल, युवा बिहारी चिराग पासवान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। चिराग पासवान लिखते हैं, महागठबंधन की एकजुट रह जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी विपक्ष के लिए। यानी यहाँ पर वो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का जो महागठबंधन है वो एकजुट रह जाए। अब यहाँ पे दो मायने हैं, एक तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि वो विपक्ष को बता रहे हैं कि अगर आप एकजुट रहे तो सरकार नहीं बनेगी एनडीए की। आप इस चीज को समझ लियो। और मुझे लगता है कि दूसरा ही इस बयान का मायना है जो उन्होंने ये लाइन लिखी है। ये असल में अखबार ने जो अपना हेडिंग दिया, उस अखबार का हेडिंग उन्होंने पोस्ट किया है जी। और लेकिन इसके बाद जो लिखा है अंशिता, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं और दोनों पॉइंट से एक पॉइंट तो उनका सीधा जो है वो राहुल गांधी का समर्थन करते हुए है और दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार है। अब आप पहला बता दीजिए कि पहला उन्होंने क्या लिखा है जो राहुल गांधी का समर्थन करता है अंशिता?
मैं बता देती हूँ, उन्होंने लिखा है कि मैं जातिगत आधार पर राजनीति का विरोध करता हूँ और जातिवाद जनगणना का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें देश की सच्चाई को समझना होगा। ऐसी कई सरकारी नीतियां हैं जो किसी खास जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। जी अब यानी ये जो है उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया जो राहुल गांधी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के एजेंडे को जातिवाद और समाज और हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की राजनीति बताती है। चिराग पासवान का मत इसके एकदम विरुद्ध है और इस मसले पर राहुल गांधी के साथ चिराग पासवान खड़े हुए नजर आते हैं जातिगत जनगणना के मसले पर। तो यानी यहाँ भी एनडीए में फूट जो है जातिगत जनगणना के मसले पर वो पड़ती हुई दिखाई पड़ती है, चूंकि उस अपना जो उनका साक्षात्कार है उसमें जो उन्होंने कहा होगा वो कहा ही होगा। उसके अलावा उन्होंने ये मुद्दा जो है, दो मुद्दे जो उन्होंने खासतौर से ट्वीट किए हैं, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पर उन्होंने किया है। दूसरा मुद्दा भी आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने दूसरा जो पॉइंट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है घमंड शब्द भी सही है कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व का बेटा जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मेरे पिता के जाने के बाद मुझे वंशवादी चेहरे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मेरे पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत ये जो पार्टी खड़ी की थी उसे भी मुझसे छीन लिया गया। अब ये पार्टी छीनी किसने थी? पार्टी छीनी उनके चाचा ने। उनके चाचा से पार्टी किसने छिनवाई? ठीक उसी तरीके से अंशिता, जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया उसी तरीके से चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई। चिराग पासवान की पार्टी जो मूल पार्टी थी जो चिराग पासवान के पास थी वो उनके चाचा के पास चली गई। अब चिराग पासवान के पास जो टूटी हुई पार्टी थी वो पार्टी है, तो मूल पार्टी जो चिराग पासवान के चाचा के पास है। और चुनाव आयोग जो जिस तरीके से सब आरोप लगते रहते हैं ये सब चुनाव आयोग के जरिए हुआ। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? ये विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। यानी यहां चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया एक तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने उनकी पार्टी और उनका परिवार तोड़ने की जो कोशिश की थी, चिराग पासवान उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसके खिलाफ खड़े हुए चिराग पासवान अब दिखाई पड़ते हैं। तो चिराग पासवान का अंशतः ये एक तो साक्षात्कार आना, उसके बाद साक्षात्कार आने के बाद ये दो मुद्दे जो खासतौर से उनको लेकर अपनी ट्विटर पर पोस्ट करना और उधर ये कहना कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लड़ेंगे, उनका एनडीए लड़ेगा। यानी बीजेपी के अंदर जब एनडीए के जो और घटक दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ और नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अंशिता, अगर बीजेपी अपनी इस जिद पर अड़ी रहेगी कि उसको अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, तो एनडीए बिहार में टूट जाएगा और बीजेपी एनडीए से बाहर हो जाएगी और वहाँ एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। ये चीज़ें अब साफ आना शुरू हो गई हैं, चूँकि चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो, चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो और चाहे अब चिराग पासवान का बयान हो, ये सब नीतीश कुमार के साथ एकदम से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में जो दलित समागम उन्होंने किया 28 तारीख को, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, हालांकि कुछ समय के लिए पहुंचे और उसे बहुत ही गलत तरह से दिखाया भी गया कि हर जगह चर्चा यही चल रही थी कि मात्र 5 मिनट के लिए पहुंचे, 15 सेकंड के लिए उन्होंने वहां पर भाषण दिया, ये सारी चीजें दिखाई गई। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह थी कि वो जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने समय निकाला और उस मंच पर बैठने का मतलब ही ये था कि विपक्ष के सामने भी और बीजेपी के सामने खासकर उन्हें यह मैसेज पहुंचाना था कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ हैं। और जीतन राम मांझी जिस तरह से पहले भी हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, अगर आपको याद होगा कि पहले जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ दिया था तब भी जीतन राम मांझी उधर चले गए थे, उसके बाद भले ही जीतन राम मांझी इधर आए थे और उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार आ गए थे। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए रणनीति भी बनाते हैं, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। तो एक तरह से जब ये पहुंचे हैं नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में, तो इससे ये साफ मैसेज चला गया था कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एकजुट हैं। अब सबकी निगाहें थी चिराग पासवान पर, क्योंकि चिराग पासवान भी दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के बड़े नेता हैं और चिराग पासवान से ही जीतन राम मांझी की कहीं ना कहीं ठनी हुई है। ऐसे में जब चिराग पासवान के जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिए दलितों को एकजुट करने के लिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास वो मैसेज पहुंचा कि अगर वो इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए तो वोट बट जाएगा और वोट बटने से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए शायद चिराग पासवान के जो ये तेवर हैं वो बदले हैं कि इधर रहने में ज्यादा फायदा है।
बिल्कुल बिल्कुल अंशिता, और जीतन राम मांझी ने वहाँ से ये कहा भी था कि अगर हम बच जाएंगे तो कट जाएंगे, यानी बचेंगे तो कटेंगे। नारा जो था, जो उधर से लग रहा था बीजेपी की तरफ से, वो नारा अब एक तरह से कहा जाए नीतीश के सहयोगी जो हैं वो लगा रहे हैं कि बीजेपी के मतलब एनडीए के अंदर अगर हम बच गए तो हम कट जाएंगे। तो ये संदेश, जो बचेंगे तो कटेंगे का संदेश जो है, ये एनडीए के घटक दलों को पहुँच गया और एनडीए के घटक दल अब एकजुट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि अगर बीजेपी के खिलाफ हम बच गए तो कट जाएंगे, बीजेपी सबको काट डालेगी, ये उनको समझ में आ रहा है। तो जीतन राम मांझी के उस वक्तव्य का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो दो विपरीत ध्रुवों में खड़े हुए दिखाई पड़ते थे, वो अब एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है अंशिता। तो यहाँ पर ये साफ है कि जिस तरह से सीएम फेस को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, नीतीश कुमार से दूरी बना रही है। साफ माना जा रहा था कि पीएम मोदी जब भागलपुर पहुंचे हैं तो वहां पर शायद दोनों के बीच कोई बातचीत हुई होगी, और यही वजह है कि पटना पहुंच गए जेपी नड्डा उसी शाम को, और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अब सीट बंटवारे को लेकर, सीएम फेस को लेकर बीजेपी और एनडीए में जो खटपट चल रही है, एनडीए के अंदर बीजेपी की वजह से, बीजेपी के अड़ियल रवैये की वजह से वो सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। शायद पीएम मोदी ने जेपी नड्डा को कोई मैसेज पहुंचा दिया है नीतीश कुमार का, और उसी को समझते हुए जेपी नड्डा को तुरंत आदेश दिया गया, और शायद वो इसीलिए पटना आए हैं। लेकिन जिस तरह से वो पटना आए, नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की, बातचीत भी की, उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनसे उनका जो राज्य मंत्री का पद था उससे इस्तीफा उनसे ले लिया गया। हालांकि कहा यह गया कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, ये नीति है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो पहले से क्यों थे, या खुद जेपी नड्डा 3-3 पद क्यों संभाल रहे हैं, ये अलग सवाल है। इन पर भी चर्चा लगातार होती रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है बिहार में, और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी खबरें ये आ रही थी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, इनको मनाने की कोशिश की जाएगी, इनको साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उससे तस्वीर साफ हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने अपने लोगों को, या जो उनकी पार्टी के विधायक थे उनको मंत्री बनाया है, और ऐसा करके उसने एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी सहयोगी दल है, अगर उनके नेता भी इधर आते हैं, विधायक आते हैं, तो उन्हें भी मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन अमलेंदु जी, बीजेपी का जो ये दाव था सहयोगियों में फूट डालने का, सहयोगियों के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि विधायकों को नाराज करने का, समर्थकों को नाराज करने का, ऐसे समझिए आपकी जेडीयू के अंदर बगावत हो जाए, या चिराग पासवान की पार्टी है उसके अंदर, या जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर, तो ये सारी चीजें जो बीजेपी सोचकर चल रही थी कि जो पार्टी है, जो सहयोगी दल है, उनके अंदर बगावत करेंगे और वहां के लोग अपने साथ शामिल कर लेंगे इस लालच में कि आपको मंत्री पद मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन आज की जो कंडीशन है, जो हालत है, वो बता रही है कि बीजेपी का वो दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सहयोगी तो और मजबूत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और अंशिता, जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसने और इसमें आग में घी डालने का काम किया एक तरीके से, कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी ने अपने बना लिए। भाई ठीक है कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, उनका कोई विधायक नहीं है, एलजेपी इनका चिराग पासवान का, लेकिन अगर विधायक नहीं है तब भी तो बिना विधायक बने भी मंत्री बनते हैं, बनाए जा सकते हैं। 6 महीने की बात थी और चुनाव लड़ने की कोई बाध्यता नहीं थी। तो आप एनडीए को एकजुट रखने के लिए, या ये संदेश देने के लिए कि एनडीए एकजुट है, आप अन्य दलों का भी एक मंत्री बना सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा का एक मंत्री बना सकते थे, एक मंत्री आप जीतन राम मांझी और मांग कर रहे थे, एक मंत्री उनका और बन सकता था, एक मंत्री चिराग पासवान का बन सकता था। ये तो बना नहीं, बल्कि जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उनके विभाग और छीन लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दांव चला मंत्रिमंडल विस्तार का नीतीश कुमार के जरिए करवाने का, उसने जो है वो बूमरैंग किया, और ये बीजेपी को उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब घटक दलों की समझ में आ गया कि इन्होंने तो अभी से काम करना शुरू कर दिए, अगर खुदा ना खास्ता धोखे से सरकार फिर से बनती है तो ये वही करेंगे जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। तो ये अब घटक दलों को समझ में आ रहा है। घटक दल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं कि महाराष्ट्र को हम बिहार में किसी तरीके से नहीं होने देंगे। हो सकता है कि चुनाव से पहले अगर यही गतिविधियां जारी रहीं तो एनडीए बिहार में इस स्वरूप में हो ही नहीं जिस स्वरूप में आज दिखाई पड़ रहा है, और एनडीए टूट जाए। अंशिता जी बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए के बिखराव की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो खुश
नहीं है और सबसे बड़ी वजह इसकी है सीट बंटवारा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में रहें, साथ ही सीएम पद लें। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो इस बार नहीं होगा। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बराबर का सम्मान मिले। पशुपति पारस भी यही चाहते हैं कि चिराग पासवान के बराबर उनको सम्मान मिले। लेकिन अब पशुपति पारस और जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान खुद ये चाहते हैं कि इस बार उनको अच्छा सम्मान मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा था उनकी पार्टी का वो सबसे अच्छा रहा था। 5 सीटें उनको मिली थी, 5 की 5 पे जीत हासिल हुई थी और यही वजह है कि चिराग पासवान भी अब दबाव बनाने लग गए हैं। यहां पर बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं हालात बिहार में एनडीए के अंदर, लेकिन उधर विपक्ष के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। खासकर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुटता का संदेश तो दे ही रहे हैं, लेकिन लगातार हमलावर भी हैं। नीतीश कुमार को लेकर उनका नरम रुख है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनका रवैया बेहद सख्त है और उन्होंने एक बार फिर हमला बोल दिया है। एक वीडियो साझा किया है उन्होंने, पहले हम वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो अब क्या कहना चाह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में लगातार जो बयान आ रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, उससे पहले तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनके बयानों में देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है और ना कि नीतीश कुमार पर। तो पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनते हैं अमलेंदु जी, उस पर फिर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। वोट वाली मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र अच्छी है लेकिन जुबान अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। वोट वाली मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र अच्छी है लेकिन जुबान अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। वोट वाली मेरे को लंबी राजनीति। तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अविनाश जी, आप क्या कुछ नया अपडेट लेकर आए हैं? बिहार की राजनीति में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार हर दिन वहां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। चीजें या कह सकते हैं तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है कि क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का ताजा बयान आया है उसने ये बता दिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ सहयोगी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या कुछ होने वाला है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सियासत है कि बीजेपी, ये कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों को ही सबसे पहले कमजोर करती है। जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं वो वही खेल बिहार के अंदर भी चल रहा है। तो सहयोगियों को ही पता है कि यदि वो एकजुट नहीं होंगे तो फिर बीजेपी धीमे धीमे करके सभी को कमजोर कर देगी। और आप पिछले 2-4 साल का यदि इतिहास देख लें पूरे देश में, तो बीजेपी के साथ में जितने भी सहयोगी रहे हैं उनमें से अधिकांश सहयोगी बाद में धीमे धीमे करके कमजोर होते चले गए हैं। अब हालत ये हो गई तो कई लोग जो सहयोगी दल थे बीजेपी ने उनको तो एनडीए से ही बाहर कर दिया है। और लेकिन नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी कई बार लगातार कोशिश कर रही नीतीश को कमजोर करने की, लेकिन नीतीश कुमार इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए वो बीजेपी को मान के चलिए गच्चा दे जाते हैं। अब आप देखिएगा जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा ने 1 महीने पहले तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम थे उनके पास में पथ निर्माण विभाग था और उस विभाग में 26,000 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान कर दिया गया। बोले हम इस मामले की जांच कराएंगे। विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग था। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी जानकारी हमारे पास में आ गई है कि किस किस साइट पर इस तरीके का भ्रष्टाचार जो काम हुआ है, जो फर्जी बिलों का भुगतान किया गया है। अब विजय सिन्हा ने बात तो कह दी लेकिन वो जांच के आदेश नहीं दे पाए और उल्टा नीतीश कुमार ने उनसे उनका विभाग ही छीन लिया। जो जिस पथ निर्माण विभाग के विजय सिन्हा मंत्री थे वो विभाग अब किसी दूसरे मंत्री को दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जो आरोप विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर लगा रहे थे, अब तेजस्वी यादव पर आरोप की जांच होने से पहले उनसे विभाग छीन लेना और दूसरे मंत्री को दे देना, और उधर से अब उस तरीके का कोई बयान ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई 26,000 करोड़ का कोई फर्जी भुगतान भी किया गया है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया था, तो तेजस्वी का कहना यह था कि भाई विजय सिन्हा को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। बोले जब उन्हीं की पार्टी के लोग विजय सिन्हा को एकदम लाइटली लेते हैं,
उनके बयानों को ज़्यादा महत्व बीजेपी के अंदर ही नहीं दिया जाता। बोले बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को महत्व दिया जाता है, विजय सिन्हा को महत्व नहीं दिया जाता, उसको उनको खाली नाम के लिए डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं इससे हमें इनका जवाब नहीं देना है। और आप ये भी देख लीजिएगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और उसके बाद जो विभागों में फेरबदल किया गया है, सम्राट चौधरी से कोई विभाग नहीं लिया गया, विभाग विजय सिन्हा के कम किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी विजय सिन्हा को कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो आप नीतीश कुमार का वो जो मामला है, नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से बता दिया है कि भाई हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। अगर बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरीके से जो दबाव लगातार चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, जब से अमित शाह का बयान आया है, उसके वास्ते हम देख रहे हैं कि एक नेता का बयान आता है कि नीतीश कुमार एक सीएम पद को लेकर दावेदारी को खारिज करते हुए शाम को 4 नेता बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि बिहार के जो लीडर्स बोल रहे हैं उनके सीएम पद की दावेदारी को लेकर, बोले इनका कोई महत्व नहीं है। भाई इस तरीके के बयान महाराष्ट्र में भी चलते थे। बोले जब तक नरेंद्र मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से सीधा सीधा बयान नहीं आता है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, वही सीएम बनाए जाएंगे, बोले तब तक बिहार में बीजेपी के लीडर्स क्या बोल रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। और जाहिर सी बात है इसी को लेकर नीतीश कुमार बराबर मतलब एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। वो ना तो लालू यादव को बहुत ज़्यादा नाराज करना चाहते हैं। आप देखिए कि उनके बयान जो आते हैं, जो लगातार नीतीश कुमार बयान देते रहे हैं कि भाई उनका शासनकाल कैसा था और हमारा शासनकाल देख लीजिए। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से जब भी इस तरीके का सवाल किया जाएगा तो वो अपने शासनकाल की तारीफ जरूर करेंगे। अब जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से पहले 15 साल तक लालू और राबड़ी का ही शासनकाल था। तो अब आप 20 साल पुराने शासनकाल पर तो नहीं जाएंगे, 20 आपके हो गए, 15 उनके हो गए, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे भाई 90 से पहले का शासनकाल देख लीजिएगा। तो उसके अलावा नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, उन पर कोई तीखा हमला नहीं कर रहे हैं। वो उल्टा बीजेपी की तरफ से जो जिस तरीके के बयान चल रहे हैं उनका भी आप देखिएगा उस तरीके का वो समर्थन भी नहीं करते हैं। हाँ, नीतीश के फेवर में भी कोई बयान आ जाता है तो बात अलग होती है। और जिस तरीके से अब निशांत कुमार की एंट्री की भी बात चल रही है, ये कहा जा रहा है बीजेपी भी उससे खुश भी नहीं है। बीजेपी ये सोच रही थी कि भाई नीतीश कुमार ज़्यादा उनका जिस हिसाब से उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है बार बार, कि भाई उम्र हो गई है उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है और नीतीश कुमार पता चलता है कि अंतिम समय पर कार्यक्रम उनके रद्द गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। वो लगातार आप देखती हैं लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बीजेपी की यही कोशिश थी कि नीतीश कुमार की बीमारी के बहाने धीमे धीमे करके उनको साइड कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में, सियासत में एंट्री की बात शुरू हो गई है, उससे भी बीजेपी के अंदर थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। इन सबको यदि देखा जाए तो अब जो स्थिति बिहार के अंदर बन रही है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव में अभी भी 8 महीने का समय है, चुनाव समय से पहले नहीं होना है, चुनाव समय पर ही होना है। तो इसको लेकर जो हालात इस समय बिहार के अंदर है, उससे बीजेपी के अंदर भी घबराहट दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी खुलकर कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया जा रहा है कि या तो एनडीए छोड़ रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ भी बराबर बैलेंस करके चल रहे हैं और ये घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से एनडीए के बाकी जो सहयोगी हैं, जो किसी समय बीजेपी के साथ रहते थे, आप देखिए कि चिराग पासवान को मोदी का अनुमान बताते थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर ही सरकार महाराष्ट्र में, मतलब बिहार में बनने वाली है। और बीजेपी की कोशिश ये थी कि भाई कि वो सीएम पद किसी तरीके से हत्या ले, महाराष्ट्र मॉडल की तरीके से, वो बिहार में सक्सेस होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जैसे आपने निशांत कुमार का जिक्र किया है अविनाश जी, तो निशांत कुमार को लेकर लगातार सुर्खियां हैं कि अब वो चर्चाएं हैं कि वो जल्द से जल्द राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है, जिस तरह से मौके मौके पर वो बयान दे रहे हैं, या अपने पिता को वोट देने की अपील करना, या ये कहना कि जनता के दरबार में जाएंगे, जो जनता चाहेगी वो कर लेंगे, जनता चुनेगी, बहुत सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए। उन बयानों से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो राजनीति में आ चुके हैं, बस एक औपचारिक ऐलान भर की बात रह गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है कि निशांत कुमार के एंट्री को लेकर क्या औपचारिकता जो रह गई है उसका ऐलान कब तक हो सकता है? नहीं, जिस तरीके से निशांत कुमार के बयान आ रहे हैं, अब एक तरीके से मान सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले आप देखिएगा, आप 6 महीने पहले के आप निशांत कुमार से बात करने की भी कोशिश यदि की जाती थी, तब भी वो जवाब नहीं देते थे, हाथ जोड़ लेते थे और बोलते थे कि भाई जो आपके सवाल हैं वो राजनीतिक सवाल हैं, आप जेडीयू के किसी और नेता से बात कर लीजिएगा। वो कोई भी बयान नहीं देते थे। लेकिन अब वो मीडिया के सामने खुद आ रहे हैं। आप देखते हैं 1-2 दिन बाद उनको मीडिया के सामने उनके बयान आ जाते हैं, और जो उनके बयान होते हैं वो एक तरीके से बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाले होते हैं।
तो जाहिर सी बात है निशांत कुमार की एक तरीके से राजनीति में एंट्री तो हो गई है, लेकिन जो एक औपचारिक रूप से जिसकी घोषणा की जाती है वो अभी भी जेडीयू की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से निशांत कुमार की लॉन्चिंग चल रही है जेडीयू के अंदर, अभी निशांत कुमार की तरफ से जो मुख्य बयान, जो बीजेपी पर दबाव डालने वाले बयान है, वो निशांत कुमार ही देंगे। उससे ये भी हो जाएगा कि बीजेपी को कुछ यदि निशांत कुमार के किसी बयान को लेकर आपत्ति होती है तो जेडीयू उससे पल्ला भी झाड़ लेगी कि भाई वो नीतीश कुमार के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो जेडीयू के कोई ना तो पदाधिकारी हैं, इवन जेडीयू के एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं कि नहीं है, उनके नाम की स्लिप भी कटी है कि नहीं कटी है, बोले निशांत कुमार का बयान उनका निजी बयान मान लिया जाएगा। लेकिन निशांत कुमार अपने बयानों के जरिए, क्योंकि जो बयान वो दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही दे रहे हैं। जो निशांत कुमार बोल रहे हैं मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करने की कोशिश चल रही है और उसके बाद उनकी जो लॉन्चिंग होगी। अभी तो ये है कि भाई निशांत कुमार के जितने ही बयान आएंगे उससे बिहार के अंदर चर्चाएं चलेंगी कि भाई, क्योंकि नीतीश कुमार का लड़का है तो ये सबको पता है कि जेडीयू में जिस दिन वो उनकी एंट्री होती है वो ये मान के चला जाएगा कि नीतीश कुमार के एक तरीके से बारिश आ गए हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को निशांत कुमार को ही संभालना है, तो निशांत कुमार कुछ भी बोलेंगे उसकी चर्चा भी होगी। तो जब तक चर्चा चलती रहती है तब तक जेडीयू को उसका फायदा ही होना है। तो नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि 2-3 महीने तक निशांत कुमार सिर्फ इस तरीके के बयान देते रहे, उनसे बयान दिलवाते रहे, और जब या तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीधा सीएम भेस घोषित कर दे, उसके बाद फिर वो आराम से कभी भी निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री हो सकती है। और नहीं तो ये मान के चलिएगा मई या जून का महीने में, क्योंकि चुनाव की घोषणा संभवतः सितंबर में होगी, तो उससे 2 महीने पहले निशांत कुमार का एक किसी रैली के माध्यम से कोई भी दूसरे कार्यक्रम के थ्रू निशांत कुमार को जेडीयू में एंट्री कराई जाएगी और उनको संभवतः पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। और उसके बाद ये तो माना जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जिस तरीके से बीमार रहते हैं, तो इस समय जो जेडीयू है वो भी चाहती है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा स्टार प्रचारक हो जो चुनाव में वजन उठा सके चुनाव प्रचार का, तो वो काम निशांत कुमार ही कर सकते हैं। और इसीलिए जेडीयू को भी निशांत कुमार की ज़रूरत है, और बीजेपी के लिए तो निशांत कुमार ये मान के चलिएगा बीजेपी की जो रणनीति है उसमें रुकावट ही बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये थी कि यदि जेडीयू कमज़ोर हो जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल मई के बाद कभी भी निशांत कुमार जेडीयू में विधिवत एंट्री कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी की निशांत कुमार की एंट्री को लेकर विपक्ष में तो एक तरह से चर्चा चल रही है और लगातार तेजस्वी यादव उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए में उनके स्वागत की तैयारियां हैं या किसी ने उनका स्वागत किया है या कोई राजी है कि निशांत कुमार को एंट्री कर लेनी चाहिए? इसको लेकर कुछ अपडेट है कि एनडीए के अंदर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर क्या चल रहा है? एनडीए के अंदर तो एंट्री को मतलब निशांत कुमार की एंट्री को लेकर एनडीए की तरफ से अंशिता चिराग पासवान का ही बयान आया है। यहाँ तक कि जेडीयू की तरफ से भी मैंने नहीं देखा कम से कम कि संजय झा या ललन सिंह का कोई वक्तव्य आया हो कि हाँ नीतीश कुमार की निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए और निशांत कुमार जो है वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, इस तरह का बयान नहीं आया। तेजस्वी यादव ने जरूर आरोप लगाया था कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता जो हैं वो निशांत कुमार को राजनीति में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का आरोप था। तो अब ये पता नहीं सच है कि नहीं है, ये तो तेजस्वी यादव जाने और जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं बकौल तेजस्वी वो जाने कि क्या चल रहा है, या नीतीश कुमार जाने कि क्या चल रहा है। लेकिन निशांत कुमार का नाम आते ही बीजेपी के अंदर एक खलबली जो है वो निश्चित तौर पर देखी जा रही है कि चूंकि जो आशा बीजेपी व्यक्त कर रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को एकदम से हथिया लिया जाएगा, वो मंसूबे बीजेपी के पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है अंशिता। तो और तेजस्वी ने यही कहा था कि अगर वो आते हैं निशांत कुमार राजनीति में तो पार्टी उनकी बच जाएगी और हो सकता है कि वो ठीक से काम करें तो पार्टी को बचा ले जाएं, वरना तो बीजेपी जो है वो हजम करने की सोच चुकी है जनता दल यू को, ये तेजस्वी का कहना था। तो अब ये बातें एक तरीके से होती हुई नजर आती हैं और निशांत कुमार के समर्थन में चिराग पासवान भी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि हाँ निशांत कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको आना चाहिए, ये उनका चिराग पासवान का। तो एनडीए की तरफ से यानी अब निशांत कुमार के समर्थन में एनडीए की तरफ से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशिता जी। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार की राजनीति में जैसे कि हमने कहा कि लगातार तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, जहां कुछ दिनों पहले तक या कहीं
जनवरी की ही उस तारीख का कि अगर हम याद करें, जब दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था चिराग पासवान के यहाँ, और चिराग पासवान के यहाँ पर जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए भी, अभिवादन करने के लिए भी वहां मौजूद नहीं थे। और बड़ी बात यह थी कि सब जगह इस बात की चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने नहीं पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे, और कई घंटों तक चिराग पासवान के बयान पर या चिराग पासवान के ट्वीट पर सभी टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अब तो वो खेद जताएंगे। लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा समय लिया और उसमें जो उनकी तरफ से खेद जताया भी गया, उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो बयान से ये साफ था कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है। और उसको लेकर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने फूट डाल दी है, चिराग पासवान को कई बड़े सपने दिखा दिए हैं, और हो सकता है उसमें से एक बड़ा सपना यही था कि अगर सरकार बनती है एनडीए की तो चिराग पासवान को सीएम पद दे दिया जाएगा। लेकिन आज 1.5 महीने बाद वहां पर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात कह रहे हैं। यानी वो भी समझ चुके हैं कि जेडीयू को खत्म करने की रणनीति पर बीजेपी जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, वो रणनीति अगर सफल हुई तो आगे अगला टारगेट चिराग पासवान भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अगला नंबर एकनाथ शिंदे की तरह उनका भी हो जाए। अगर इस बार चलिए सीएम बना भी दिए जाते तो अगली बार उनको हटाने की कोशिश की जाती। यानी चिराग पासवान समझ रहे हैं बीजेपी की रणनीति को कि कैसे मेरी पार्टी तोड़ी गई। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, हमने इस पर चर्चा भी की अमलेंदु जी। यानी सहयोगियों को बीजेपी की रणनीति और बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, सहयोगियों के सहारे से सभी राज्यों में घुसना और फिर उन सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर देना, वो अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और अब सहयोगी जिनमें फूट डालकर बीजेपी अपना मतलब सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी, ज्यादा सीट्स अपने पास रखने का प्रयास कर रही थी, अब वो सहयोगी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अमलेंदु जी, क्या और अपडेट है? ये बिहार की तो हमने बात की, बिहार के अलावा जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, माधवीपुरी भुज वाला जो मामला है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अब क्या नया अपडेट आया है या किस तरह से एक बार फिर केंद्र सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है माधवीपुरी भुज को लेकर जो एफआईआर का कह दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब अगर माधवीपुरी भुज पर एफआईआर होगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई में हो सकता है बहुत सारे बड़े खुलासे हो जाएं और इसमें पता नहीं कितने लोग घसीटे दिखाई देंगे, क्योंकि इस जो भी कुछ हुआ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आना या माधवीपुरी भुज का अडानी से संबंध होना, ये सारी चीजें बताती हैं और ये सब एक सवाल एक बड़ा खड़ा करती हैं कि कितनी जड़ें गहरी हैं ये घोटाले की, या जिस तरह का जो आरोप लगाया गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, उस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस सब की परतें खुलेंगी तो बहुत सारे लोग इसमें घसीटे आएंगे। तो इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? तो सबसे पहले हम सुप्रिया श्रीनेत का वो वीडियो सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ नए खुलासे किए हैं, क्या कुछ कहा है, उस पर आगे फिर चर्चा करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ और अपडेट है। सुप्रिया श्रीनेत को हम सुनते हैं और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। आजकल जहां जाओ हर ओर लटके हुए चेहरे और मायूस लोग ही मिल रहे हैं। सब के सब परेशान हैं। मार्केट में लगातार घाटा जो हो रहा है, सेविंग्स डूब रही हैं, महीने दर महीने लगाए हुए पैसे, मुनाफा तो भूल जाइए, बड़ा नुकसान झेल रहे हैं लोग। सच भी है, भारत का शेयर मार्केट लगातार 5 से 6 महीने से गिर रहा है और 1996 के बाद इतना लंबा गिरने का क्रम पहली बार हुआ है। पिछले 30 साल की इस रिकॉर्ड तोड़ गिरावट में यह भी सच है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का और खासतौर से मध्यम वर्ग का हुआ है। वैसे तो मोदी सरकार खूब मार्केट खेलती थी, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ऐसे कोई भी मुद्दे उठाओ मार्केट का नाम लेने लगते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की ऐसे टिप्स और राय देते थे जैसे कोई ब्रोकरेज हाउस चला रहे हो। लेकिन अब जब शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरे जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो विशुद्ध सुई टपक सन्नाटा है। सब ज्ञानी लोग गायब हो चुके हैं। आज भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मार्केट की सूची में शामिल है और हमारी करेंसी रुपया दुनिया की सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है। दिल थाम के बैठिएगा, 95 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं इस मार्केट में। बिल्कुल सही सुना आपने कि पिछले 5 महीने में करीब 95 लाख करोड़ रुपए इस मार्केट ने निगल लिए। और एक बात, जैसा कि मैंने कहा, शेयर बाजार के गिरने पर नुकसान तो छोटे निवेशकों का ही होता है। बड़े स्टॉक ब्रोकर्स माला माल हो जाते हैं, चाहे मार्केट चढ़े चाहे मार्केट गिरे,
वो मोटी रकम पीटते हैं। अब सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों का मुंह क्यों भंग हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, खूब झुंझुना बजाया जाता था इनका। ये विदेशी निवेशक सितंबर से लेकर अब तक करीब 1,67,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल चुके हैं, भारत के मार्केट से। फरवरी में इन्हीं विदेशी निवेशकों ने 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले। ज्यादातर निवेशकों को अमेरिका ज्यादा आकर्षक लग रहा है और चिंता की बात यह है कि इन निवेशकों को अमेरिका के बाद चीन का रुख करना पड़ रहा है और ये वहां जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीनों में 17% बढ़ा है, वही भारत का मार्केट 12% धराशायी हुआ है। लेकिन धराशायी हो क्या रहा है, क्योंकि इस बार इस गिरावट में स्मॉल कैप या मिड कैप में तबाही नहीं मची है, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं। SBI जैसा शेयर एक साल में अपने सबसे निचले स्तर पर है, 52 वीक लो जिसको कहा जाता है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि मार्केट क्यों गिर रहा है। इसका बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम भारत को धमकाना कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। इससे वैश्विक ट्रेड में और निवेशकों में एक डर का माहौल बन गया है। और एक बात यह भी सच है कि बजाय इसका प्रतिरोध करने के, विरोध जताने के, मोदी जी तो मागा मीगा मेगा करने में व्यस्त थे। इस गिरावट का एक और बड़ा कारण है आर्थिक मंदी। अभी तक शेयर बाजार आर्थिक बदहाली से बेखबर कुलाचे मारता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब आर्थिक तंगी का इतना बुरा हाल है कि मार्केट में भी डर है। मंदी के चलते लोगों के पास पैसों की भारी कमी है, जिससे उपभोग में गिरावट हुई है। उपभोग जीडीपी का 2/3 हिस्सा है, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। कम कंजम्पशन की वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मतलब कंपनियों की कमाई में भी कमी हुई है। ये लिस्टेड कंपनी से जितना ये कम कमाएंगी उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना कम अर्निंग्स होंगी शेयर पर और उसी से गिरावट हो रही है। एक और बड़ा कारण रुपए की निरंतर गिरावट है। रुपया थम नहीं। तो अभी हम सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत को और लगातार आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट दर्ज हुई है, इसकी चर्चा पिछले दिनों लगातार उठ रही है और उसी पर उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाकर वजह बताई है कि आखिर ये गिरावट क्यों हुई है। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई वो डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रवैया बदला है इस बार भारत को लेकर, धमकाना, एक तरह से हावी होने की कोशिश करना, अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर आना, अब प्रवासियों को इस तरह से हथकड़ियां लगाकर भेजना, $21 मिलियन को लेकर बड़ा खुलासा करना, साफ साफ कहना कि वो पैसा उन्होंने मोदी को दिया है। ये तमाम वजह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद से भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है और वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर इसका बोझ पड़ा है या कह सकते हैं झटका लगा है जो मतलब कम जिनके पास पैसा है। अमीर लोगों के पास इस पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। तो क्या कुछ मामला है और इस बीच में माधवीपुरी बुच वाला भी मामला आ गया है, उनके खिलाफ भी कह दिया गया कि FIR हो सकती है। तो इसको लेकर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, अमलेंदु जी? देखिए अंशिता, इसका आने वाले समय में मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और परसों जो थी वो खबर आई थी, मतलब आदेश हुआ कि माधवीपुरी बुच पर FIR दर्ज हो सकती है। उसके बाद आज सुबह से ही शेयर बाजार जो गिरना शुरू हो गया और ये लोगों को समझ में आने लगा कि अब ये बात होने लगी है, आम निवेशक जो ये बात करने लगा है कि मोडानी मसले से भारत के शेयर बाजार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जैसा कि आरोप लगा रही हैं अपनी ये सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस भी पूरा आरोप लगा रही है, राहुल गांधी ने इस पर कई वीडियो बनाए थे, वो जो लगा रहे हैं उससे ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ये छोटे निवेशक जो वो परेशान हो रहे हैं। पैसा जो डूबा है अंशिता, वो छोटे निवेशकों का ही पैसा डूबा है और खास तौर पर ये समझा सकता है कि छोटे निवेशक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो ये सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने एक बड़ा वीडियो जारी करके ये बताया है कि किस तरीके से छोटे निवेशक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने जो कांग्रेस ने जो लिखा है कि शेयर बाजार में ब्लड बाथ, ये इसके साथ जो है ये इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर बाजार में ब्लड बाथ कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि खूंरेजी जिसको कहा जाता है, वो खूंरेजी जो है वो शेयर बाजार में हो रही है और उस खूंरेजी में मारे कौन जा रहे हैं, वो छोटे निवेशक जो हैं उनका नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि मोदी सरकार छोटे निवेशकों का, छोटे पैसे वालों का या कहिए आम आदमी की दुश्मन बन गई है, ये कहना है कांग्रेस का अंशिता। अब इस सब के चलते यहाँ पर एक बार फिर मोदी सरकार पहले ही सवालों में घिरी हुई है। जिस तरह से रुपया लगातार नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती दिखाई दे रही है, इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया होना, सरकार के पास इन सवालों के जवाब पहले ही नहीं थे और अब अगर माधवीपुरी बुच वाला मामला और
बढ़ता है, कार्रवाई होती है, तो पता नहीं कौन से परतें खुलेंगी, किन किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल कर आएगा, ये भी अब सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और खासकर बीजेपी नेताओं के अंदर भी खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी। जिस तरह से वहां पर मंत्री हैं महाराष्ट्र में रक्षा खड़से, केंद्रीय मंत्री हैं और उनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा घटना हुई है और उस पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अमलेंदु जी? अंशिता, ये जो रक्षा खड़से हैं उनकी बेटी जो है वो अपनी सहेलियों के साथ एक कार्यक्रम में गई थी और वहाँ उनके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। महाशिवरात्रि मेले में गई थी वो, और वहाँ कुछ लोगों ने उनको परेशान किया, उनके गाइड के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस की मौजूदगी में उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हुआ तो इस पर उनका कहना है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और रक्षा खड़से खुद जो थी वो जाकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उनकी बाइक भी, वो भी हम लोग सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक मां होने के नाते मैं वहां पहुंची और सोचिए कि अगर केंद्रीय मंत्री जो है उसकी बेटी के साथ ये सब किया जा सकता है तो आम आदमी कितना असुरक्षित होगा। तो ये क्या कह रही है रक्षा खड़से, हम उनके मुंह से ही सुन लेते हैं। जी, पहले हम रक्षा खड़से का बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ बदसलूकी हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो पहले रक्षा खड़से को सुनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताई नगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला, तो उन लड़कों ने, सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इनमें से कुछ जो है गुनहगार है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन में आज जाने के बाद पता चला कि जिन लड़कों के इसमें नाम आए उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्जेस इनके ऊपर है। इसके पीछे किसी का हाथ है, उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है राजकीय? मुझे लगता है कि सपोर्ट डेफिनेटली किसी न किसी का होगा, लेकिन मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है और आज सिर्फ मेरे बेटी का अकेली का सवाल नहीं है। ऐसी कई लड़कियां हैं कि जिनके साथ ये होते वक्त दिखता है लेकिन उनके माँ बाप या को खुद पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते। इसलिए आज मैं खुद होके गई कि एक अगर ऐसी घटनाएं घट रही है जो छोटी हमें दिखती है, छोटी हमें लगती है, लेकिन हमें इसे निगलेक्ट ना करे। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी कि घर पे इससे बताए और तुरंत पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में खबर देनी चाहिए।
केंद्र में राज्य में आप ही की सत्ता है, इसके बावजूद राज्य में महिलाओं पे अत्याचारों की घटनाएं वारदात बढ़ती जा रही है। इस पे कानून भी बने हैं, लेकिन क्या ये मामला दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है? जैसे मैंने अभी बताया, मतलब मैं ये बारे में डिनाई नहीं करना चाहूँगी कि मतलब यहाँ राज्य में या देश में ऐसी घटनाएं घटती है, उसका कोई समर्थन भी नहीं करता है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो भी गुनहगार है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जब तक हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपने बेटी रहे, बच्चे रहे, उनके ऊपर अगर ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ें होती है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट करके पुलिस स्टेशन तक हम जाने चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ध्यान में आती है कि हमारा नाम आगे आएगा या इसके बारे में न्यूज़ बनेगी, इसलिए कई पेरेंट्स घर पे ही रहते, इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन खुल के बात होनी चाहिए और पुलिस स्टेशन तक ये सब मैटर जाने चाहिए, तभी जाके पुलिस भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन तक ये मैटर जाते नहीं और इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है और ऐसे में धीरे धीरे ये मैटर बड़ा होता है, तब जाके बात पुलिस स्टेशन। तो अभी हम सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री की बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है, कोई भी कभी भी घर में जाकर घुस सकता है। अब यहाँ बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस खुद एक बार फिर घिर गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और गृह मंत्रालय उन्होंने दिया नहीं। एकनाथ शिंदे मांगते रहे, इसको लेकर सवाल उठे, पहले भी गृह मंत्रालय उनके पास था और ये रक्षा मंत्री है, ये साफ कहती उसने जा रही है कि किसी ना किसी का संरक्षण जरूर है, वरना ये चीजें नहीं होती हैं। हालांकि वो सरकार को जब इनसे कठिन सवाल पूछा गया तो बचाने की तरीके से कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये रोक नहीं पाती हैं अपने को कि हाँ किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त है, और सरकारी संरक्षण जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा नहीं होता। फिर वो खुद सवाल कर रही हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लड़कियां जो हैं उनके साथ क्या होता होगा, ये सवाल वो खुद उठा रही हैं। जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी की मंत्री हैं, उन मोदी जी की मंत्री के बेटे के साथ जो ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र, वहाँ जो ये घटना होती है। अंशिता, बड़ी बात यहाँ पर ये भी है अमलेंदु जी की जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि अगर आपको याद होगा दशहरा का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त बाबा सिद्दीकी वाली जो घटना हुई, ठीक है, उसके बाद अभी ये महाराष्ट्र में शिवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान ये हुआ। यानी अगर कोई उत्सव है उस दौरान तो पहले ही पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होती है। मजबूत होने यहाँ तो बल्कि उनका जो सुरक्षा गार्ड है उसके साथ बदतमीजी हुई है, जो पुलिस की वर्दी में था। यानी अब समझिए कि अपराधियों का कितना हौसला बढ़ा हुआ है कि जिस व्यक्ति के साथ पुलिस का गार्ड है, इसका मतलब कोई वो वीवीआईपी है जिसके साथ पुलिस का गार्ड है, और उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं और पुलिस जब हस्तक्षेप करती है तो आप पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो कितना मन बढ़ा हुआ, और ये मन अंशतः तभी बढ़ता है अपराधियों का जब सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त होता है। ये निश्चित तौर पर सही बात है जी, बिल्कुल दबी जुबान पे जैसे कि हम सुन भी रहे थे अभी रक्षा खड़से को, उन्होंने भी ये बात कही कि संरक्षण तो जरूर प्राप्त है, लेकिन मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। बहुत बचते बचाते हुए उन्होंने अपनी बात कह दी। और आपके पास क्या अपडेट है अविनाश जी? आप कुछ बड़ी जानकारी लेकर आए हैं इस मामले से जुड़ी, क्या अपडेट है? हाँ, जो रक्षा खड़से ने बोला है कि जो अपराधी हैं उनका कहीं ना किसी का संरक्षण मिला हुआ है, उनकी बात बिल्कुल सही है। और आमतौर पर जो इस तरीके के जो लोग असामाजिक तत्व होते हैं वो सत्ता के संरक्षण में ही पलते बढ़ते हैं। और जो बात रक्षा खड़से ने कही है वो बिल्कुल सच इसलिए साबित हो रही है क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल निकलकर सामने आई है, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें से जो 5 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं वो सारे के सारे शिंदे की जो शिवसेना है उससे जुड़े हुए लोग हैं। यानी जो पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है उसी से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो और इसीलिए रक्षा खड़से बोल तो रही हैं, लेकिन जब क्योंकि उनके पास में भी वो नाम आ चुके होंगे कि ये भाई कि जो वीडियो सारे सब चीजें एक तरीके से सर्कुलेट हो ही रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहले ही शिंदे और फडणवीस के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और उसमें ये खबर आना कि केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ जो छेड़छाड़ की जो वारदात की गई है, छेड़छाड़ की, वो शिंदे के ही लोगों ने की है। यानी अगर रक्षा खड़से ये बात कह रही है कि कोई बड़ा समर्थन प्राप्त है तो कहीं ना कहीं उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ है। अब इसको लेकर क्या हो सकता है? नहीं, उनका इशारा शिंदे की तरफ तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन क्योंकि
क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि FIR उन्होंने अब खुद दर्ज कराई है और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो इस घटना को वो भूल तो सकती नहीं है। और क्योंकि जो उन्होंने बोला है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वो बात एकदम सही है, क्योंकि जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें एक अनिकेत हैं, जो रावेर जो जगह पे है उसके जो जिलाध्यक्ष हैं छोटू भाई, उनके भतीजे हैं। वो सिर्फ छोटू भाई जो हैं वो रावेर सिंधे गुट के जिलाध्यक्ष हैं, और अनिकेत को जो वहाँ सिंधे के जो विधायक हैं चंद्रकांत पाटिल, उनका बहुत ही करीबी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के लोगों को पुलिस का जिस तरीके से पुलिस के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं था। उन्हें पता था कि भाई पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। और दूसरे जो गिरफ्तार किए गए हैं पीयूष मोरे, ये सिंधे गुट के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। उसके बाद सचिन पालवे हैं, वो सिंधे गुट के चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ है उसके मुक्ताई नगर प्रमुख हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसको लेकर तो अभी विवाद चल ही रहा है कि क्योंकि वो CM के निगरानी में काम करता है, लेकिन डिप्टी CM जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी अपना एक सहायता प्रकोष्ठ बना लिया था। तो इसी तरीके से बाकी के भी जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदार या तो वो खुद ही सिंधे की शिवसेना के पदाधिकारी हैं या उनके रिश्तेदार सिंधे की शिवसेना के पदाधिकारी हैं। तो अब बाकी के जो 2 लोग आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी सिंधे की शिवसेना से जुड़े हुए लोग ही निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 3 जो दलों की सरकार चल रही है, जिसको हम ये ट्रिपल इंजन सरकार बोल रहे हैं, यदि उसमें एक केंद्र का इंजन और जोड़ लिया जाए तो 4 इंजन हो जाएंगे। वहाँ तो 4 इंजन हो जाएंगे। उनके बीच में किसी तरीके का कोई सामंजस्य नहीं है। तो वहाँ जो विपक्ष का आरोप जो चल रहा है कि भाई यहाँ तो लूटने वाली सरकार है, तो जिसके इससे जो भी कुछ आ जाए वो उसको समेटने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते, क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस है उनका ध्यान सरकार चलाने से पर कम है और अपने जो सहयोगी हैं उनको कमजोर करने पर ज़्यादा लगा हुआ है। सरकार के अंदर कई चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हो पाई हैं। कई जिलों में तो अभी तक जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो और जो विवाद सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है वो सिंधे के साथ में ही चल रहा है। लगातार जिस तरीके की घटना हो रही है और सरकार बचाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो कानून व्यवस्था स्थिति जो है जिसको संभालने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर होती है, और गृह मंत्रालय तो लंबे समय से जो देवेंद्र फडणवीस ही संभाल रहे हैं। यदि 2.5 साल का कार्यकाल यदि उद्धव ठाकरे का हटा दिया जाए तो पिछले 10 साल से महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने हुए हैं। और उसके बाद इस तरीके की घटना यदि हो रही हैं और CM का जो बयान आ रहा है वो भी मतलब एक तरीके से कि भाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, एकनाथ शिंदे की तरफ से तो अभी तक कोई बयान आया ही नहीं है, क्योंकि आरोपी सारे के सारे उन्हीं की पार्टी के हैं। इससे पहले चुनाव से पहले जो घटना हुई थी उस समय तो BJP के विधायक ने सिंधे गुट के जो नेता में ही गोली मार दी थी। तो जाहिर सी बात है पार्टी में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाया है। और वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि भाई जिस लड़की के साथ में अगर पुलिसकर्मी तैनात हैं तो ये तो सीधा सा मान लिया जाएगा कि भाई या तो वो किसी बहुत बड़े अधिकारी की लड़की है या किसी बड़े नेता की लड़की है। तो जो भी कुछ है तो जाहिर सी बात है वो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। और उसके बावजूद यदि उन लड़कियों के साथ में इस तरीके की बदसलूकी हो रही है तो ये सीधा सरकार पर ही सवाल उठाता है। और अब ये देखना है कि सिंधे की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। और सरकार, क्योंकि अब मामले में एक तरीके से पार्टी जो सत्ता में वही फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या जो BJP है या रक्षा खड़से हैं अभी तो जाहिर सी बात है उनके रुख काफ़ी सख्त बना हुआ है, लेकिन क्या वो ये रुख लगातार जो आरोपियों पर जिस तरीके की कार्रवाई के लिए बात कर रही हैं, क्योंकि हमारे UP में होता है, UP में इस तरीके की कोई घटना होती तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता, तो क्या महाराष्ट्र में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? तो ये सवाल कई उठ रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, यहाँ पर रक्षा खड़से ने अपनी ही सरकार पर दबी जुबान पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनसे एक सवाल भी पूछा गया था अमलेंदु जी कि आपकी ही सरकार है केंद्र में भी, आपकी ही सरकार है महाराष्ट्र में भी, और उसमें ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी कि इस तरह की घटनाएं जोर पकड़ रही हैं और ये बेहद गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। तो यहाँ पर अब बड़ी बात, जैसे कि अमलेंदु जी और आप दोनों ही, अविनाश जी आप दोनों ने ही जिस तरह से बात की और ये बताया कि एकनाथ शिंदे यहां पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फडणवीस और शिंदे के बीच जो रार मची हुई है, क्या फडणवीस इस मामले को शिंदे के खिलाफ भुनाने की कोशिश करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि क्या फडणवीस को एक बड़ा मौका मिल जाएगा, या अब मतलब एक कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल जो उनकी ग्रजेस हैं उसको भुनाने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ इस सोच के साथ काम करेगी सरकार की एक बेटी का मसला है, बेटियों की सुरक्षा का मसला है। तो यहां पे एक बड़ी चीज ये भी देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम रोहित पवार का वो बयान सुन लेते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया और कैसे उन्होंने हमला बोला है।
तरह से रक्षा खर्च की लड़की के साथ हुआ, क्या कहना चाहिए? देखो, देश के जो मंत्री है उनकी बेटी अगर महाराष्ट्र में सेफ नहीं है तो जो कॉमन मैन है उनकी बेटियां कैसे सेफ रहेंगी? और कल अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उनका स्टेटमेंट भी, मतलब मंत्री का स्टेटमेंट भी वही था कि अगर मेरी बच्ची, मतलब मैं मंत्री हूँ और देश की मंत्री हूँ और मेरी बच्ची अगर सेफ नहीं है तो महाराष्ट्र में जो और लड़कियां हैं वो कैसे सेफ रहेगी? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत डेंजरस है। और ये जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, जैसे रेप हो रहे हैं, मतलब अगर पूना की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो 126 दिन में 50 रेप वहां पे हुए हैं और बहुत सारे पॉस्को के केसेस वहां पे हुए हैं। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट की बात है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है कुछ सालों से। सर, सैदी चीफ के ऊपर कोर्ट ने कहा है एफआईआर दर्ज की जाए माधवीपुरी बुच के ऊपर, ये मामला सामने आया, कल क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अगर बताया हो तो वो तो करना पड़ेगा और सिर्फ एफआईआर करके रुकने की जरूरत नहीं। डिटेल में जाके क्या एग्जैक्टली हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि वो जो पद है सेबी, एक तो वो इंडिविजुअल बॉडी है, मैं खुद का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसमें कोई बाहर से आके हस्तक्षेप करता है या बिजनेस में हस्तक्षेप करता है, वो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए वो बहुत पावरफुल पद है और उस पद का इस्तेमाल अगर किसी के लिए या खुद के लिए वहां पे किया गया हो तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। दादा, आखिरी सवाल, इस्तीफा होना चाहिए दादा के मंत्री जो हैं उनका? देखो, अगर आप देखो, अगर आखा महाराष्ट्र है या पत्रकार है या अगर वो जो पीड़ित कुटुंब है, उन सबका कहना है कि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, तो एक नैतिकता देखते हुए मंत्रियों ने दिखाना चाहिए कि बाबा हम नैतिकता है हमारे में, जब तक इंक्वायरी नहीं होता तब तक हम वहां पे राजीनामा देते हैं या वहां इस्तीफा देते हैं। लेकिन वैसे कुछ होते हुए देख नहीं सकती। 2 मंत्री है और बहुत सारे मंत्री है जिसपे अभी एलिगेशन होने वाला है। अभी उसके बाद सरकार ने कुछ तो दिखाना चाहिए कि हम नैतिकता समझने वाले और जानने वाले लोग हैं। और लेकिन आज हमारी अपेक्षा है कि 2 जो नेता है, जो मंत्री है, उनका आज इस्तीफा लिया जाएगा। अभी हम सुन रहे थे रोहित पवार को, और जो कि एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं, और इन्होंने भी वही बात दोहराई है जो रक्षा खड़से ने कही कि जब जिस तरह से वो कहते हुए उनको हमने सुना था अभी बयान, उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। ये सारी चीजें मतलब एक बड़ा घटनाक्रम बन गया है और ये बड़ी घटना ये बीजेपी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। क्या कहेंगे अमलेंदु? बिल्कुल, ये पूरा सवाल जो है अंशिता, ये डबल इंजन की सरकारें जो जगह जगह कही जाती हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके के दावे करते हैं उन पर सवाल उठाती हैं। खुद रक्षा मंत्री, रक्षा खड़से जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी की मंत्री हैं, वो खुद सवाल उठा रही हैं कि देश में ये सवाल बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और मतलब यहाँ वो एक महिला होने के नाते जो है वो उनका जाग गया कि महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं डबल इंजन की सरकारों में। ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी आत्मचिंतन का क्षण है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे की मंत्री है, अगर उसकी बेटी जो है उसके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आम लड़कियों के साथ किस तरीके की घटनाएं होती होंगी। महाराष्ट्र से कई इस तरीके की खबरें आई हैं जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। अभी वो आया एक बस का मामला आया, उसके वो पकड़ा गया। एक जो था चुनाव से पहले मामला चल रहा था, एकनाथ शिंदे के बगल का मसला था, उसको लेकर लगातार घिरे हुए थे। तो यानी बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं और महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो रही है, ये रोहित पवार कह रहे हैं और ये विपक्ष का कहना भी अंशतः और ये समझा भी जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये महाराष्ट्र से जो एक और घटना आई है, इसने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए। अभी अभी बीजेपी ने अपना सीएम बनाया वहां पर, और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आते ही, सत्ता संभालते ही, सीएम की कुर्सी पर बैठते ही एक के बाद एक घटना आना, और इस बार तो बहुत ही बड़ी घटना हो गई है क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ही छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया है। अब इसी तरह से सीएम फेस को लेकर जहां पहले ही आपस में खींचतान मची हुई थी, अब सीएम रहते हुए और गृह मंत्रालय के साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, और उनके होते हुए इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो कहीं ना कहीं सहयोगी उन पर हमलावर हो ही जाएंगे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो। वहां पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है, एनडीए के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है। इसी तरह की हालात बिहार में भी बने हुए हैं। वहां पर बीजेपी अपना सीएम बनाने के सपने
देख रही है, लेकिन जो हाल वहां महाराष्ट्र में है इसका असर बिहार में जरूर पड़ेगा। ये बात बीजेपी भी समझ रही है और बिहार में अभी से सहयोगी खींचतान दिखा रहे हैं, बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। यानी जहां सरकार बन चुकी है वहां भी बीजेपी खुश नहीं है, वहां भी बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है, और जहां सरकार अभी जहां पर चुनाव होने हैं, जहां सरकार बनने के अभी आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी अपने सहयोगियों के निशाने पर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी के लिए हर जगह अभी मुश्किल ही मुश्किल दिखाई दे रही है। अमलेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर इस कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अविनाश जी का करना चाहूंगी। उन्होंने भी एक बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और एक बार फिर से मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो पीछे से हमें सहायता करते हैं इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।